हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बिना किसी देरी के जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका विज्ञान का। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। अब जानते हैं कार्बन जो होती है, कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे में 4 आते हैं। आपको पता है कक्षक को जो भरने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2n²। ठीक। अगर ये n हमारा पहली कक्षा है तो n की जगह पर हम 1 रखेंगे, और ये हमारी दूसरी कक्षा है तो n की जगह पर हम 2 रखेंगे। ये बेसिक चीजें हमको पता होगा। तो n की जगह पर जब 1 रखते हो तो 1 का वर्ग यानी कि प्रथम कक्ष में आ जाते हैं, तो और द्वितीय कक्ष में अधिकतम हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8। तो चूंकि इसके पास 6 है, 2 प्रथम कक्ष में आते हैं और पीछे में आता है 4। इसी की वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो तत्व है बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? देखो, जो साझेदारी होती है भाई, वो 1 की होगी, 2 की होती है, 3 की होती है। 4 देना या 4 लेना असंभव है। ठीक है? इसीलिए ये खुला होता सभी लोगों से साझेदारी करने के लिए। और इसी गुण के कारण देखना कितनी चीजें हमें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एकदम आसान तरीके से आपके दिमाग दिमाग में घुसेड़ दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है? चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स आएंगे। देखो, कागज आ गया आपकी आंखों के सामने, कपड़े आ गए जो मैंने पहन भी रखे हैं, है ना? आप भी पहनते होगे। हम हमारा पूरा शरीर जो मनुष्य है, उसके बाद ये जो भोजन है हमारे, और उसके बाद यहाँ पे ये जो दवा वगैरह है, इनमें क्या कॉमन चीज आपको नजर आ रही है? बताइए। पहले सोचना है कि ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, इनमें आपको कौन सी कॉमन चीज देखने को मिल रही है? ये आप पहले मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो सभी वस्तुएं हैं, ये जो सभी चीज है ना, ये सब के सब, इन सब में क्या सेम है? ये सब के सब वस्तुएं कार्बन से बनी हुई है। ये सभी कार्बन से बने हैं। ठीक है? सभी कार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। ओके? तो ये चीज है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर ये कार्बन आखिर है क्या? ठीक है? ये जो कार्बन है ना, ये है क्या भाई? आपके मन में ये भी आ रहा होगा। ठीक है? तो वो भी हम जानेंगे। कार्बन क्या होते? देखो, कार्बन जो है हमारी एक अधातु है। कैसी धातु है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? इसका नाम लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है। ठीक। कार्बो का अर्थ होता है कोयला। कार्बो का क्या अर्थ होता है? कोयला। और इसका प्रतीक होता है सी। कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। उसके साथ साथ हमारे आसपास की अनगिनत वस्तुएं, हमारा भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक इत्यादि सभी वस्तुएं किससे बनी हुई होती हैं? कार्बन से बनी हुई होती हैं। ठीक है? यहां तक कि हम सब जीव जंतु भी कार्बन से ही बने हुए हैं। हमारा पूरा शरीर कार्बन से बना हुआ है। ठीक। देखो, बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं चीजों को। सिर्फ किताबी चीज नहीं है, आप देख रहे हो। ठीक है ना? हर एक चीज सिंपल वे में रखा है। कार्बन में सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी का मतलब लेना भी और देना भी, क्योंकि बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 वो लेता भी और 4 वो देता भी। सही संयोजी आबंध में बराबर की साझेदारी होती है। क्या होती है मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है? कुछ फैक्ट्स हैं कार्बन के बारे में, वो जानना हमारा लिए जरूरी है। अभी हम इसके इंट्रो पे ही हैं, चैप्टर के कार्बन के इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही है कि भाई कार्बन क्या है। ठीक है? ये जान रहे हैं अभी हम। तो देखो भाई, जो जमीन के अंदर में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में 0.2% कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है? जो डीजल, पेट्रोल, ये जो भी चीजें हमें मिल रही है ना, उनमें भी कार्बन होता है, लेकिन भले ही कम हो या ज्यादा हो, होता जरूर है। ये मेन मुद्दा है। कितना होता है? 0.02% कार्बन होता है। ठीक। वायुमंडल में हमारा कितना कार्बन होता है? 0.03% कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है। तो कार्बन किसी ना किसी रूप में मौजूद है ही जरूर।
ये आप ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, ठीक है। तो डिटेल में नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कि आपको आऊँगा ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाऊँगा, 50 मिनट में, 1 घंटा 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, नहीं। आपको इस वीडियो के 2 पार्ट्स मिलेंगे क्योंकि हम डीप में जाके हर एक चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधों के प्रकार, ठीक है, कि जो रासायनिक आबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भाई, रासायनिक जो आबंध होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक आयनिक बंध और एक होता है सहसंयोजी आबंध, ठीक है। एक आयनिक आबंध और एक सहसंयोजी आबंध। अब मैं बात करूं अगर आयनिक आबंध की, ये क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर NaCl जो बनता है कैसे बनता है, देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसके पहले कक्ष में 8 और 2, द्वितीय में 8 और बाहर 1 बच जाता है। क्लोरीन का होता है 17, पहले में अधिकतम 2 आता है, दूसरे में अधिकतम 8, बचा 7, ठीक है। सो देखो, ये जो सोडियम है, अगर मैं लिख के दिखाऊं चित्र बना के, बाहरी कक्ष लेना होता है, और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर कितने हैं, 7, 4, 5, 6, 7, और सोडियम के बाहर है 1, ठीक है। इसका बाहरी कक्ष पूर्ण है तो इसके पास ये अधिक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव है। और इसका पूरा होने से, देखो यहाँ 7 है ना, अष्टक पूरे होने के लिए 1 की कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Cl नेगेटिव और इसे लिखा जाता है Na पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है, ठीक है। तो ये बनाते हैं आयनिक आबंध। एग्जाम्पल, ये देखो, क्लोरीन वाला मैंने ले लिया 10, NaCl वाला, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम के पास एक अष्टक पूरे होने के बाद, कक्षक पूरे होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरे करने के लिए 1 की आवश्यकता है, तो 1 नेगेटिव लग जाता है, ठीक। तो ये साझेदारी करके क्या बनाते हैं, आयनिक आबंध बनाते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा उसने दे दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था चित्र की मदद से। पर कार्बनिक, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पर कार्बन आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता, ठीक है। ये तो मैंने जो एग्जांपल दिया NaCl का दिया, कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता, ठीक है। सो इसका मेन रीजन है उसके बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, ठीक है। ये देखो, जो कार्बन है इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4। जो साझेदारी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की कभी नहीं होती, जो कि असंभव है, क्योंकि 4 की साझेदारी करने में और में ना बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यही कारण है कि कार्बन जो होता है ना वो आयनिक बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ लिखा होगा, मैंने लिखा है ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, जो कि दोनों ही संभव नहीं है। इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता, ठीक। जो मैंने बोला वो लिख भी दिया है ताकि आपका प्रॉपर नोट्स भी बनता रहे। देखो, सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, पहले चीज़ों को समझो, एक बार वीडियो देखो, उसके बाद बैक में जाके ना चीज़ों को लिखो भी कॉपी में, तो उससे तुरंत के तुरंत रिवीजन भी हो जाता है और एक अच्छा नोट्स भी बनता रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है, अब्बा नहीं, फेमस में है ना, तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानेंगे, वो होता है अब्बा नहीं मानेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानते हैं कि भाई साझेदारी के लिए ना तो वो दे सकता है ना ही वो ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझेदारी होती है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब लेना देना, ठीक है, ये चीज होती है। उदाहरण में देता हूं आपको, जैसे कार्बन है, ठीक है,
और ये हाइड्रोजन है। कार्बन का जो प्रोटॉन होता है वो 6 होता है, और ये देखो इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 1 है। तो इनमें साझेदारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन की ले लो, CH4, ये जो है ना CH4, ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 ही होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, इसके साथ बराबर की साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन क्यों कर रहा है साझेदारी? हाइड्रोजन, हर एक इंसान क्या सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाएं कि मैं बैठ बैठ के खाऊं पीऊं मौज करूं मस्ती करूं। सोचता है कि नहीं सोचता है? तो हर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये जो एटम, ये जो तत्व हैं, ये भी यही सोचते हैं कि मैं इतना अक्रिय हो जाऊं, मैं अक्रिय हो जाऊं, मेरे बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए, मैं बस निष्क्रिय हो जाऊं, ये सोचता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो सबसे छोटा तत्व है, हीलियम, जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अक्रिय तत्व है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम बन जाऊं, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो कार्बन के पास जाता है, कार्बन उसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और वो भी उसको साथ साझेदारी ले भी रहा है और दे भी रहा है। हाइड्रोजन ने इससे 1 लिया, हीलियम बन गया, और कार्बन ने इससे भी 1 लिया साझेदारी की, तो 4 से 5 हो गया। ये भी वही करेगा, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसके भी बाहरी कक्ष पूर्ण हो गए, और ये भी बेचारा पूर्ण हो गया। तो जब साझेदारी ले रहा है दे रहा है, तो इनके बीच बराबर की साझेदारी हो रही है। तो ये होते हैं सहसंयोजी आबंध। ये सिंगल बॉन्ड है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एकल बंध कहते हैं हिंदी में। सहसंयोजी बंधन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए भाई, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे एकल बंधन की, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड। इसके बारे में जानो। एकल बंधन में 2 परमाणुओं का एक इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, अभी मैंने बताया था। चलो और ले लेते हैं। जैसे ये मीथेन का मैंने बताया था, अभी एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तभी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से दिखाया जाता है। कैसे होता है ये तो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, द्विबंध में क्या होता है ना, द्विबंधन में 2 परमाणुओं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करता है। दो की जब साझेदारी होगी ना, तो उसे द्विबंध कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो एथिलीन है, C2H4, C2H4, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। हमें बस बाहरी कक्ष लेना होता है ना। सो देखो, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 होता है, 1 हुआ, 1 1। ठीक है, और कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 होता है। सो देखो क्या करेगा, इससे तो ये एक ही साझेदारी करेगा, इसको 1 ही चाहिए। ठीक है, ये भी एक करेगा, और ये भी एक करेगा। तो कार्बन के पास 4 थे, यहाँ से 5 हुआ, यहाँ से 6 हुआ, अभी 2 चाहिए। तो ये आपस में क्या करेंगे, 2 2 की साझेदारी कर लेंगे। तो ये क्या बनता है, यहाँ बन 2 2 की साझेदारी हुई, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और इनमें 1 1 की साझेदारी हुई है, तो यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये होता है द्विबंधन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ, द्विबंध की साझेदारी हुई। ठीक है भाई साहब, आराम से बन गया। त्रिबंधन में क्या होता है, 2 परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यहाँ पहले वाले में मैंने 1 का दिखाया, दूसरे वाले में 2 का हुआ, तीसरे वाले में 3 की साझेदारी होती है। जैसे ये एथाइन। ठीक है, एथाइन में क्या होगा, C2H2 सूत्र होता है, और इसका ये सूत्र होता है। कार्बन के बीच 3 3 की साझेदारी होगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 1 की साझेदारी होगी। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं आपको लिखा दूं। अच्छा गाइस, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको कुछ रिफ्लेक्शन नजर आ रहे होंगे। जैसे इस तरफ माँ शारदा की पिक्चर्स नजर आ रही होगी।
अभी कुछ काम मुझे और सेटअप में करना है, जैसे कुछ पर्दे ना ब्लैक ब्लैक वाले लगवाने हैं, ताकि ये जो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो ना आए। ठीक है, अगर बाकी आप एडजस्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, और ना कोई कमी है जिसको मैं सुधार सकूं तो मुझे बता देना। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट, देखो सहसंयोजी बंधन की शक्ति इलेक्ट्रॉनों की साझाकरण की डिग्री पर निर्भर करती है। ये डिग्री के बारे में आप बड़ी क्लास में जब जाओगे 11th-12th में डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, एकल बंधन सबसे कमजोर होता है, द्विबंधन मध्यम होता है, और त्रिबंधन में सबसे ज्यादा मजबूती होती है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि सबसे मजबूत कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, बीच वाला डबल बॉन्ड, सबसे कमजोर सिंगल बॉन्ड। ठीक, संसंयोजी यौगिक के कुछ भौतिक गुण हैं। पहला भौतिक गुण क्या होता है, इन द्रवों के जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो ना कम होता है, क्योंकि इनके बीच अंतर अणुक जो बल होता है ना वो बहुत कम होता है। संसंयोजी जब बंध बनते हैं ना, तो जब आपस में बंध बनते हैं ना, उनके बीच एक अंतर अणुक बल होता है, वो जो बल होता है वो बहुत कमजोर होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनके जो गुलनांक होते हैं और जो क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। ठीक, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये विद्युत के कुचालक, क्योंकि इनमें आवेशित कण नहीं होते हैं। आवेशित कण समझ रहे हो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और इनमें वो उनकी कमी होती है। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आवेशित कण नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कि साझेदारी कर रहे हैं, ले भी रहा है दे भी रहा है, तो कुछ मुक्त नहीं है, इसी वजह से इनमें आवेश नहीं बह पाता। अगला है सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण दीजिए। अगर मैं सहसंयोजक का उदाहरण दूं, जैसे H2 अणु का बनना, H2 अणु कैसे बनता है, देखो हाइड्रोजन है ना, अणु क्रमांक एक होता है, तो बाहर एक ही आएगा H2, यानी कि HH। ठीक है, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि मैं हीलियम बन जाऊं, तो ये आपस में कर लेंगे एक एक ही साझेदारी, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये कर लेंगे आपस में साझेदारी। ठीक है, और बना देंगे ये जो मैंने यहाँ बना के दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ ऑक्सीजन O2 अणु का बनना। ये कैसे बनता है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 8, और प्रथम कक्ष में आता है 2, बाहरी कक्ष में होता है 6। 6 है तो उसको बाहरी कक्ष भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो 2 की साझेदारी करता है, इसीलिए O2 अणु बनता है। देखो ऑक्सीजन है ये, इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद 2 की कमी है, इसके बाद 2 की कमी है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेगा, साझेदारी। देखिए यही है ना जो मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से नाइट्रोजन अणु का बनना, N2 अणु कैसे बनता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, प्रथम कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 5, तो अष्टक पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है, बाहरी कक्ष में कितने हैं, 5, ये नाइट्रोजन है, बाहरी कक्ष में है 5, तो ये आपस में क्या करेंगे, 3-3 की साझेदारी करेंगे, ताकि इनके बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए। ठीक है, 3-3 की साझेदारी कर ली, ये देखिए चित्र में। मीथेन अणु का निर्माण ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, CH4 कैसे बनता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले ही समझा दिया है। अब हम बात, अगला जो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हमारा क्या है, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर हर साल क्वेश्चन आ जाता है, वो है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, चीज एक है, जैसे आपके पास मिट्टी है, मिट्टी को आपने ऐसा ऐसा कर दिया तो ये लंबा हो गया,
मिट्टी को आपने ऐसे किया तो वो गोल हो गया, ठीक है ना। चीज है लेकिन उसके दो अलग अलग रूप हमने बना दिए। अपर रूप क्या होता है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। मतलब एक ही चीज के कई सारे रूप हैं। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान और गंगाधर एक ही लोग हैं, लेकिन इनके दो अलग अलग रूप थे, है ना। वही चीज यहाँ पर है। जब कोई तत्व दो या दो से ज्यादा रूपों में उपस्थित होता है तथा जिनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उस तत्व का गुण अपर रूपता तथा विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे शक्तिमान और गंगाधर, लेकिन दोनों एक ही लोग थे, लेकिन शक्तिमान कितना पावरफुल था और गंगाधर एकदम मरियल था। वही चीज यहाँ पे आता है। जब कोई तत्व दो या दो से ज्यादा रूपों में उपस्थित होता है तथा जिनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उस तत्व का यह गुण अपर रूपता और विभिन्न रूप जो होते हैं वो अपर रूप कहलाते हैं। ठीक। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? मेनली तीन अपर रूप होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला आपका हीरा आ जाता है ना। लड़कियों को, जो लड़के उन्हें प्रपोज मारते हैं हीरे की रिंग देके। क्यों? क्योंकि हीरा सबसे महंगा धातु, धातु तो नहीं, महंगे की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हीरा धातु नहीं होता। ग्रेफाइड, ठीक है। अब ग्रेफाइड आप क्या होता है ना, आपकी पेंसिल आप यूज करते हो, है ना, पेंसिल में जो काला काला भरा होता है ना, वो ग्रेफाइट है। सेम चीज है दोनों। देखो ग्रेफाइट कितना सस्ता है और जो हीरा है वो कितना महंगा है, जबकि दोनों के दोनों कार्बन की हैं। दोनों की जो रासायनिक गुण है वो एक ही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है वो फुटबॉल की आकृति की तरह होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु के चार अन्य परमाणु के साथ आबंध होकर एक दृढ़ त्रिआयनी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। कैसे? देखो, ये जो होता है ना, ये कार्बन का बहुत ही शुद्ध रूप होता है, अति शुद्ध रूप है। फिर देखिए इसमें कार्बन कार्बन के मध्य की जो हीरा बनता है ना, वो कार्बन कार्बन के बहुत नजदीक होता है, साझेदारी बहुत नजदीक नजदीक होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है ना, 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत ही कम, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये जो है ना कार्बन, इनके बीच की दूरी होती है इतनी होती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आपने चित्र में देख लिया कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये हीरे का चित्र है, ठीक। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जो हीरा होता है ना, वो विद्युत का कुचालक होता है। और कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, देखो संयोजकता क्या होती है, बाहर की कक्षा में कितनी है, अच्छा, तो इसकी संयोजकता 4 है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सबसे साझेदारी कर लेता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई बचता ही नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, तो विद्युत का प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, जो कि उसमें है ही नहीं, तो विद्युत का प्रवाह ही नहीं होता। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, कुचालक। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, त्रिविम जाल होता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। जो हीरा होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है। हीरे से बड़ी बड़ी जो कठोर धातु है उसको तक काटा जाता है, शीशे को भी उसी से काटा जाता है, हीरे से। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अभी तक जितने भी पदार्थ हमें ज्ञात है ना, उन सब में सबसे कठोर जो है वो है हीरा, ठीक है। हीरे का जो गलनांक होता है 3843 केल्विन होता है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शी हो जाता है, ठीक है। हीरा पारदर्शी क्यों होता है, ऐसा देख रहे हैं आप, आर पार देख सकते हो इसमें से,
ठीक है, इधर का उधर दिखता है। कोयले की परतों पर ना चट्टानों के दबाव के कारण हीरे की पारदर्शिता बढ़ जाती है, ये इसका मुख्य कारण है। अब हम बात करेंगे हीरे के उपयोग क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा उपयोग तो आप सोचते होंगे कि ज्वेलरी में, भैया ज्वेलरी तो में है ही है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो देखो, कांच को काटने के रूप में, कटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देख रहे हो, यहाँ पे लगा पड़ा है हीरा, हीरे से काटते हैं कांच को। चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, इसमें लगा होता है हीरा, और इससे चट्टान को भी काटा जाता है। सोचो कितना कठोर होगा, पत्थर को काटा जाता है कठोर से कठोर। उसके साथ साथ फोनोग्राम की सुई बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग क्या है, कई रत्नों आभूषण के निर्माण में हीरे का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हो, अगर ये ज्वेलरी तुम किसी अपने मनपसंद किसी को जिसको तुम चाहते हो उसको अगर दे दिया ना लड़की को, वो आपकी हो जाएगी, इतना दम है इसमें। ठीक है, अगर इसको आपको पाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो आता है ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ क्या होता है, लिखना, ग्रेफो का मतलब। अब ये देखो जो ग्रेफाइट की संरचना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये इनकी संरचना है। अब देखो ग्रेफाइट की विशेषता क्या होती है, ये षटकोणीय वलय बनाते हैं। ठीक है, आपने चित्र में देखा होगा, यहाँ पे चित्र में देखोगे आप, कहाँ गया, ये देखो, ये षटकोणीय वलय बना रहे हैं। ठीक है, यहां से देखो षटकोणीय वलय है सारे। ठीक, तो जो ग्रेफाइट होता है वो षटकोणीय वलय बनाता है। और इसके क्या फायदे हैं, क्या इसकी विशेषताएं, वो मैं आपको बताता हूं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु षटकोणीय वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, चित्र भी बना देना, जिससे इसकी संरचना तेलीय होती है। तेलीय होता है, थोड़ा सा मुलायम मुलायम है ना, तेलीय होता है। इसके कारण ग्रेफाइट बहुत अच्छी लिपि का गुण रखता है। जो चीज मुलायम है उससे लिखने के लिए ना सहूलियत होती है। ठीक है, फिर क्या है, देखो बंध संरचना, जो आपस में बंध बन रहे हैं ना, जो चित्र में आपको दिखाया था, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ 3 बंधित बनाते हैं। ऐसे ऐसा था ना आपका, जब 3 बंधित बना रहे तो एक तो क्या हो गया, मुक्त हो गया है ना, जिससे वह षटकोणीय वलय बनाते हैं। इससे कार्बन की सहसंयोजकता पूरी होती है। ठीक है, अभी देखना, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक नहीं है ये भाई, ये सुचालक है। आपके पास जो पेंसिल है ना, उसके अंदर जो रखा हुआ ग्रेफाइट, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको करंट लगेगा। ठीक है, ये कभी चेक मत करना घर पे। ग्रेफाइट की संरचना आपने देखी ली। शुष्क स्नेहक, ये जो ग्रेफाइट होता है वो शुष्क स्नेहक भी होता है। ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम घर्षण पैदा करता है। ठीक है, स्नेहक होता है क्योंकि इसको घिसोगे ना तो घर्षण बहुत कम होता है और बहुत अच्छी लिपिका प्रदान करता है, इसी वजह से। अच्छी चालकता होती है, ग्रेफाइट एक अच्छा चालक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण अद्भुत होता है, इसीलिए इसे विद्युत संयंत्रों और विद्युत उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है। ठीक, उच्च ताप निष्क्रियता, ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट अधिकतम ताप निष्क्रियता वाले धातुओं में से एक है। इसके कारण इसे उच्च तापमान और तापन्यता उपयोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्दियों के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि, क्योंकि इसकी तापीयता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तभी इसका उपयोग इन सब चीजों में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ग्रेफाइट के क्या उपयोग है। तो देखो, सबसे पहला उपयोग है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ये जो काली काली देख रहे हो टिप, इसके अंदर जो होता है वो होती है ग्रेफाइट पेंसिल, क्योंकि लिखने के लिए बेस्ट होता है ना, तो ग्रेफाइट से पेंसिल बनाए जाते हैं मुख्यतः।
शुष्क स्नेहक के रूप में। ये जो स्नेहक देख रहे हो ना आप, ये ग्रेफाइट से बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने के काम आता है। ठीक है। नाभिक के परमाणु की भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं, ग्रेफाइट के हैं। अब मुझसे कई बच्चे बोलते हैं सर सब तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, आप क्या बता रहे हो। भाई ये जो चीज़ आपके बोर्ड में लिखी हुई है ना, ये आपकी किताब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आसान आसान शब्दों में मैंने लिखी हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ाने में सहूलियत हो और आपके अच्छे नोट्स भी बन जाए, इसलिए ऐसा लिखा हुआ होता है। अगर मैं यहाँ बोर्ड के सामने खड़े हुए होगे धड़ाधड़ सब कुछ बोलता रहूँ, आप स्टोरी की तरह सुनोगे, इधर से सुनोगे उधर से निकाल दोगे। इसीलिए ये सब लिख के लाया जाता है ताकि आप सुने भी और देखे भी और अच्छा नोट्स भी बनाए। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। फ्लोरीन जो तीसरी आपकी आती है वो होती है फ्लोरीन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है ना, कार्बन परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस में कि एक फुटबॉल की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, कैसे संरचना बना लेते हैं, फुटबॉल की तरह संरचना बना लेते हैं। फ्लोरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। ठीक, अमेरिका के जो प्रसिद्ध वस्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया है। ये है बंक मिस्टर फ्लोरीन, इनके नाम से इसका नाम पड़ा है फ्लोरीन। फ्लोरीन के अणु में ना 60 से 70 या उससे अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसमें ना 60 से 70 कार्बन परमाणु या उससे भी ज्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए C60 सर्वाधिक स्थायी फ्लोरीन होता है। जो C60 है ना, स्थायी रूप की अगर बात की जाए, स्थायित्व की बात की जाए, तो सबसे स्टेबल होता ही है C60, जिसे बंक मिस्टर फ्लोरीन नाम से भी जाना जाता है C60 को। ठीक है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे बात करें, जो C60 की संरचना में ना 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक आपके षटकोणीय और 12 फलक आपके पंचकोणीय होते हैं, और इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, बंक मिस्टर फ्लोरीन फुटबॉल की संरचना है, तो बंकी बॉल नाम पड़ जाता है इसका C60 का। ये है इसकी संरचना C60 की। देखो फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है ना पूरा, ये देखो ये ऐसा बनता है। ये कार्बन एटम्स है हमारे, ये सारे कार्बन एटम्स है। यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे बना हेक्सागोन, षटकोणीय है। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, पेंटागन। तो इसकी संरचना जो होती है हेक्सागोन और पेंटागन के मिलन से बनता है, और मिलन से बनते बनते ये एक फुटबॉल की तरह आकृति ले लेता है ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ते। C60 जो होता है ना, विद्युत का कुचालक होता है, एवं इसके कार्बन कार्बन बंध की लंबाई जो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, और उस इससे पहले वाले में कितनी थी, कार्बन में 1.54 एंगस्ट्रॉम। याद रखो ये सब। फ्लोरीन गोल गुंबद के रूप में होता है, गोलाकार आकृति होती है इसकी। इसके उपयोग क्या है, फ्लोरीन के जो उपयोग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका उपयोग क्या है, सबसे पहला उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण करने में। जितने भी नेचुरल गैसेस हैं उनका शुद्धिकरण भी होना आवश्यक होता है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्लोरीन की। नेक्स्ट, आणविक बेरिंग के रूप में इसका उपयोग होता है। उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपर रूप है ये। ठीक है, ये सब बात तो है, तो हम कार्बन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ठीक है, कोई कोई होता है घर में ना जिसको बहुत इंपॉर्टेंस होती है, घर की बातों में अगर वो कुछ बोल दे उसकी राय मानी जाती है, क्योंकि उसकी बातें जो भी वो बोलता है काम की होती है। तो ये कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हमारा शरीर भी कार्बन से ही बना हुआ है, वातावरण में भी कार्बन मौजूद है, तो हम इन सबसे घिरे हुए हैं, हम इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो कार्बन को पता क्या लगता है, कार्बन को लगता है, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। ये देखो आपने डायलॉग सुना है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो बोलता कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है।
तो कार्बन को भी यही लगता है कि कभी-कभी लगता है पूरी भगवान है, क्योंकि इसी से ही पूरा सब कुछ बना बढ़ा है हमारे आसपास का। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसका मेन कारण है कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। इसके 2 सबसे बड़े गुण हैं। एक तो है श्रृंखलन और दूसरा है उसकी समावयता पीछे जो कार 4 बता उसकी संयोजकता। 2 इसके मेन गुण हैं। एक तो श्रृंखलन का गुण है और दूसरी इसकी जो है पीछे संयोजकता 4 होती है इसकी। ये 2 मेन गुण हैं जिसके कारण ये इतना खास बन जाता है। क्यों खास है वो आपको बताता हूँ। देखो, कार्बन में कई रूपों में और संरचना की संभावना होती है। कार्बन के कई सारे रूप हो सकते हैं और कई सारे संरचना भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी एक टॉपिक आएगा समावयवता, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, अभी बताने वाले हूँ। क्या होता है, इसका अर्थ है कि कार्बन अपने अणुओं को अलग अलग तरीकों से बांट सकता है और अलग अलग तत्वों और मौलिक संरचनाओं के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तत्व है जिसका परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु जो सूत्र है वो सेम है, लेकिन संरचना अलग अलग है। ठीक है, एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी है। सोच लो, मतलब सूत्र समान है दोनों का, लेकिन आकार आकृति अलग अलग है, फिगर उसका अलग अलग है। तो इनको कहा जाता है समावयवता। वो मैं उसे अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। यह विशेषता कार्बन को एक अद्भुत तत्व बनाती है जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक दुनिया में उच्च महत्व रखता है। ठीक है, कार्बन की बहुमुखी प्रकृति क्या होती है। सबसे पहला गुण मैंने भी आपको बोला था श्रृंखलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैटेनेशन। ठीक है, ये क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये आपस में क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। चाहे 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, तो कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा गुण है और इसके कारण क्या होता है, श्रृंखला बन जाती है और इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन अपने परमाणुओं के साथ आबंधों की लंबी, खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। अपने ही परमाणुओं के साथ लंबी खुली हुई बना सकता है, बंद भी बना सकता है। दोनों प्रकार की श्रृंखला वो बना सकता है। अभी हम आगे जितना पढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमें और चीजें सीखने को मिलेगी। अभी कार्बनिक यौगिकों का नामांकन आएगा यूपीएससी में, वो इम्पोर्टेंट है। कक्षा 11-12 में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में भी पड़ेगी, और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करने के लिए। हर साल क्वेश्चन आता है, वो भी हमें सीखना है। देखो, जो कार्बन की संरचना है ये खुली हुई है। देखो, ये मैंने एक एग्जांपल दे लिया रैंडम। दूसरा मैं लेता हूँ जो बंद है, जैसे ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। अब मैं इसका नाम बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7, साथ में एक्स के बाद आता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन जुड़ जाएगा, वो आपका है ये आपका C6H6 है, और C6H6 का होता है बेंजीन का सूत्र है ये। ठीक है, ये देखो खुली हुई श्रृंखला है और ये बंद श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद आता है बहुल बंध बनाना, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बहुल बंध बना सकता है। कार्बन जो होता है डिपेंड करता है, वो कभी सिंगल बॉन्ड बना देगा, द्विबंध बना देगा, त्रिबंध भी बना देगा। कार्बन के पास ये खासियत है, वो सिंगल बॉन्ड में शादी कर सकता है, डबल बॉन्ड में कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी कर सकता है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो बहुल बंध बनाने की इसके पास खासियत होती है। कार्बन परमाणु का आकार छोटे होने के कारण ये बहुल बंध बना सकता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से दूसरे तत्वों जैसे ऑक्सीजन जैसे एकल बंध, द्वि या त्रिआवन से जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पहले लिया था। कभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा था, कभी द्विबंध भी कर रहा था, तो कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा था। तो कार्बन हर तरीके की साझेदारी कर सकता है, इसी वजह से ये बहुत स्पेशल है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एकल बंध बना रहा है, यहाँ से द्विबंध भी बना रहा है
और यहाँ से त्रिबंध भी बना रहा है। ठीक है, कैसे? अगला जो गुण है उस पे आ जाओ। अगला है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्यों होती है? कार्बन के परमाणु क्रमांक है 6, पहले में 2, बाकी अगले में बचा 4। तो चतुसंयोजकता क्या होता है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 की साथ को देना और 4 को एक साथ लेना असंभव है। ठीक है, तो ये जो 4 है इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर, वो खुले हुए होते हैं सभी के साथ साझेदारी करने के लिए। एकदम से 4 नहीं दे सकता और एकदम से 4 नहीं दे देता, इसलिए चारों जो अलग अलग है वो हर किसी से इंडिविजुअली साझेदारी करने के लिए खुले हुए होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह चतुसंयोजक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? चतुसंयोजक। अपना कोश पूरा करने के लिए कार्बन अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, ताकि इसके बाहरी जो कक्ष है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए वो बाकी उसे क्या करते हैं? सहसंयोजी आबंध बनाने की चेष्टा करता है। जैसे ये कार्बन के 4 है ना, 1 2 3 4। इस चित्र के बारे में आप भली भांति परिचित हो, पहले भी मैंने बता दिया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अब आपके मन में आ रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लो। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है सी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ये ऐसा रासायनिक यौगिक है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तभी इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखो, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जय वीरू की जगह क्या होना आ गए? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, मिथेन, इथेन, पेंटेन, ब्रोम, है ना, ब्यूटेन, ये सब जब आप पढ़ोगे तो उसमें सी और एच सी है, ये इन्हीं से ही ये सब कुछ बन रहा है जो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन बोल रहे हैं, जय वीरू नहीं बोल रहे हैं। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो आपस में जिगरी दोस्त हैं। इसे आप समझ सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन के जिगरी दोस्त कैसे? अभी तो बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं इन पर हम। हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में। देखिए ये चार्ट आप देख लीजिए। इस चार्ट में क्या है? अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है, मतलब 1 कार्बन होता है, तो उसे बोला जाता है मेथ। अगर कार्बन परमाणु 2 होता है तो उसे बोला जाता है एथ। 3 होता है कार्बन परमाणु तो उसे बोला जाता है प्रोप। ठीक, 4 होने पे बोला जाता है, ये गलत लिखा हुआ है, 4 होने पे बोला जाता है ब्यूट, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूट। 5 होने पे लिखा जाता है पेंट, ये थोड़ी सी गलती है, इसको सुधार लेना। 6 कार्बन होने पे लिखा जाता है हेक्स। 7 होने पे बोलते हैं इसको हेप्ट। 8 कार्बन होने पे बोलते हैं ऑक्ट। 9 होने पे बोलते हैं नोन, और 10 होने पे बोलते हैं डेक। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिए, इसको याद कर लो कम से कम 6 तक, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 10th तक ना 6 तक है, और 7 8 9 10 कक्षा 11 12 में पढ़ोगे, और भी बड़ा बड़ा। ठीक है, सो ये देखो, अब नामकरण है, ये तो सिर्फ कार्बन की बात कर रहा है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने पे अलग है। जैसे अगर सब में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में नाम के बाद में एन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर आता है तो नाम के बाद में इन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है नाम के बाद में आपको क्या जोड़ दिया जाता है? आइन। ठीक है, ये आप अच्छे से जान लो। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में भाई आपका सिंगल बॉन्ड होता है ओनली। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड।
कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। जब कार्बन परमाणुओं के बीच ना एकल आबंध होता है, जैसे अगर मैं बता दूं मीथेन, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो चीज है, ये जो यौगिक है, ये क्या है, संतृप्त यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये हमारा मीथेन है, तो ये इसमें सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, संतृप्त। वैसे ये एल्किन सॉरी एल्केन यौगिक होता है। एल्केन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्केन, जैसे ये मेरा सूत्र क्या है, CH4, तो कार्बन कितना है, एक है। इस सूत्र में रख के देखो, इनके जगह पे 1 रखो, C1, 2 और 2 4, तो ये C1 लिखो ना लिखो बात है कि CH4 आ गया, ठीक है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसे आप अपने खोपड़े में याद कर लो अच्छे से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या भाई, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध भी होता है और त्रिबंध भी होता है। द्विबंध वाले में होता है एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। और त्रिबंध भी होता है, त्रिबंध के वाले को कहते हैं एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का जो सूत्र होता है, क्या हो गया, ठीक है। अरे भाई कहाँ से क्या खोज जा रहा है। एल्काइन का जो सूत्र होता है ना, CnH2n-2, देखो यार फिर से करना पड़ेगा वहां तक। चलो 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 चलो, अगर आपको इसकी मेरी ये जो PDF चाहिए ना, तो आप अपना जो हमारा कोर्स है 299 में ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, वो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ तक हम आ गए थे ना। यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा एल्काइन का सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n-2। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, पहला वाला क्या होता है, CnH2n+2 एल्कीन का, एल्कीन का होता है CnH2n, और ये होता है CnH2n-2। इनको याद रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध से जुड़े कार्बन जो यौगिक होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जो सभी एल्केन हमारे होते हैं, जितने भी एल्केन है वो सबके सबके हैं संतृप्त यौगिक हैं। ओ ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन केवल एकल आबंध से जुड़े हुए रहते हैं, एल्केन कहलाता है। जो कार्बन होता है ना, वो सिर्फ एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, एल्केन। केन, सिंगल बॉन्ड होने पे नाम के बाद में एन जुड़ता है, इसी वजह से एल्केन। इसके बाद आएगा एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सूत्र है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, C3H8, इसका होता है C4H10, ठीक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपको बताया, अभी मैंने बताया था, CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। अब हम बात करेंगे मीथेन तथा इथेन का सूत्र प्राप्त करने के लिए। देखो हमारे पास जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। तो अगर आपको मीथेन प्राप्त करना है, कार्बन एक होता है मीथेन में, मैथ, ठीक है। मैथ के लिए कार्बन कितना होता है, मैथ के लिए कार्बन होता है एक, तो N की जगह पर यहाँ एक रख दो। अभी मैंने आपको दिखाया भी था। तो जैसे ये सूत्र में रखेंगे
तो ये आ जाएगा CH4। अब आपको इथेन करना है, इत का मतलब इत के लिए क्या होता है, कार्बन 2 होता है, तो एन की जगह पे क्या करो, 2 रख दो। देखो एन की जगह पे 2 रखा, 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक है। और लगातार इसके और इसके बीच में पता है कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। इसमें से जब ये घटाओगे, अगला वाला क्या आएगा, C3H8, जब उसमें से आप घटाओगे तो आपको CH2 का अंतर मिलेगा। क्रमागत दो पदों के बीच में, चाहे एल्कीन हो एल्कीन हो एल्काइन हो, किसी में भी हो, इनके बीच में CH2 का अंतर, क्रमागत दोनों में CH2 का अंतर होता है, ये हमेशा याद रखना है। असंतृप्त यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक एल्कीन होता है, दूसरा एल्काइन होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़े होते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। जैसे CH2, जैसे C2H4, CH2 यानी कि मीथेन हुआ, और ये क्या हुआ, एथीन हुआ, ठीक। फिर बात करें हम, और एल्कीन का सामान्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र, ये 2 लिख दिया इसने, 2 नहीं है यहाँ पर, CnH2n है सूत्र। एथीन का सूत्र प्राप्त करने के लिए, जैसे एथीन एथ है ना, एथ में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है, CnH2n होता है, रखो n की जगह पे 2 रखो, 2 दूनी 4, C2H4, एथीन का सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसकी संरचना है। अगर C2H4 का देखना चाहते हो कैसे बनेगा, मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ये आई थिंक मैंने बना भी दिया था एक बार, है ना, ये बना दिया था स्टार्टिंग में एक बार। कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के बाहर 1 होता है, तो हाइड्रोजन 1 किससे देरी करेगा, तो 4 और यहाँ से 5, यहाँ से 6, और यहाँ से ये 2 2 की कर लेगा, ठीक है। तो जब 2 2 की करेगा डबल बॉन्ड, जब 1 1 की करेगा सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, जिस कार्बन परमाणु में त्रिआवन से जुड़े हुए होते हैं वो हमारे एल्काइन कहलाते हैं। जैसे इथाइन प्रोपेन, इसके नाम के बाद में आइन जुड़ता है, नाम के बाद में क्या जुड़ता है, आइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा ना, नाम के बाद में क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, यहाँ पर n आएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला कभी खुली हुई होगी, कभी बंद मिलेगी आपको, वो आप जान लेते क्या होता है। जब कार्बन अणुओं को आपस में बंधों के द्वारा जोड़ा जाता है तो एक सीढ़ी अथवा वलयाकार जंजीर जैसी संरचना प्राप्त होती है, जिसे कार्बन श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जब कार्बन कार्बन जुड़ेगा ना, तो कभी ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, कभी ऐसे जुड़ेगा, कभी ऐसे जुड़ेगा, यहाँ ऐसे जुड़ा, इधर भी जुड़ा, ठीक है, इधर भी जुड़ा, या कभी ऐसे जुड़ेगा। तो ये खुली हुई बन सकती है, वलयाकार भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्या सूत्र है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है यौगिक क्या है। जैसे ये वाला देखो, ये CCC है तो ये बल है, जंजीर की तरह बनेगा ऐसे। कार्बन श्रृंखलाओं के प्रकार, एक तो सीधी श्रृंखला है ऐसी वाली, और एक आपकी होती है शाखाओं वाली, ये एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, और एक होती है वलयाकार श्रृंखला। इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक संतृप्त वलय श्रृंखला होती है, इस वलय श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त वलय। संतृप्त का मतलब ही सिंगल हुआ, और असंतृप्त का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखो जैसे हमारा साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल है,
इसका सूत्र होता है C6H12 साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। और इसका सूत्र ये वाला कार बनता है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, संतृप्त श्रृंखला वाला है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें। अब आपका आ जाएगा असंतृप्त वलय श्रृंखला। इस वलय श्रृंखला में ना द्विअबंध होते हैं, जैसे बेंजीन C6H6, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। देखो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और बाकी हाइड्रोजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसकी जो शॉर्टकट श्रृंखला होती है ना, वो ऐसे बनती है, ठीक, सिंपल श्रृंखला बेंजीन की। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, ये है CH4 C4H10, ये भी है C4H10, इसको मैं N ब्यूटेन कहूंगा, और यहाँ पर तुम मिथाइल प्रोपेन है। नामकरण कैसे क्या हो रहा है वो अभी आपको आगे सीखने को मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी बन गई हो तो मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए बना रहना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों में ना आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, कि N ब्यूटेन, इसका मैंने संरचना नहीं बनाई, अभी बना दूंगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नाम अलग अलग है, N ब्यूटेन ऐसा बनता है, ये N ब्यूटेन का संरचना है। 2 मिथाइल में ना मिथाइल क्या होता है, CH3 ग्रुप अलग से जुड़ेगा 2 जगह, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। इसकी संरचना और इसकी संरचना अलग अलग होती है, समझ रहे हो आप, अलग अलग होती है, लेकिन जो सूत्र है दोनों का समान है। तो ये भाई साहब, अश्लील भाई साहब हमें क्या बोल रहे हैं, ये सब दोगलापन है। अभी मैं तेरा दोगलापन निकालता हूँ, ठीक है। ये अभी बोलेंगे कि ये दोगलापन क्या है, ये दोगलापन है समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, समावयवता किसे कहते हैं, जब ऐसे यौगिक जिनकी संरचना जिनका परमाणविक सूत्र समान होता है लेकिन आणविक संरचना अलग अलग होती है, उन्हें हम आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं, ठीक है। इन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा आराम से। तो संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं, डेफिनेशन में आ जाते हैं, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण ब्यूटेन के समावयवी, मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा। ये है N ब्यूटेन जो मैंने आपको बना के दिखाया था, और ये 2 मिथाइल, देखो ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। कार्बन की नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसी वजह से इसका नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, ये मिथाइल ग्रुप इसको बोल दिया हमने, CH3 है। प्रोप क्यों, 3 कार्बन है, 1 2 3, देखो प्रोप जो मिथाइल ग्रुप है 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो ये लिख देते हैं 2 मिथाइल प्रोप है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोप प्लस एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो संरचना सूत्र दोनों के अलग अलग है, संरचना अलग अलग है लेकिन जो सूत्र दोनों का सेम है। ये C4H10 है और ये भी, इसमें भी H10 है और कार्बन 4 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से प्रकार्यात्मक समूह वगैरह से, इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और शुरू हो जाता है। तो क्योंकि मैं ये वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई होगी और आप पे प्रेशर बहुत पड़ जाएगा एक ही बार में। तो मैं चाहता हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ाया है हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझा है, साथ ही साथ एकदम सिंपल भाव में लिखा भी एक चीज़ को, ताकि आप अपना प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं और आपको डिटेल में नॉलेज मिले। तो यहीं तक आज की वीडियो को एंड कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम नामांकन सीखेंगे, साबुन की कार्यविधि वगैरह बहुत कुछ सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस वीडियो पे जैसे ही आप 500 लाइक कर देते हो तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 500 लाइक फटाफट कर दो, अगर आज कर दोगे तो कल मैं बना दूंगा, आई स्वेयर। ठीक है, जैसे ही पार्ट 2 बनाऊंगा लिंक्स मिल जाएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।